This is cinema, my darling. वेलकम जी। इंडियन सिनेमा पे जब वीडियो बनाने का सोचा तो ये परेशानी हुई कि आगाज़ किससे करें। इंडियन सिनेमा की तारीख़ से, इंडियन सिनेमा के जो मूवमेंट्स हैं उनसे करें, किसी अदाकार पे करें, अदाकारा पे करें, उनके गीत संगीत पे करें। तो एकदम ख्याल आया मेरा नाम जोकर। चूँकि ये फ़िल्म मेरी ज़ाती पसंद की भी है और मैं समझता हूँ कि दुनिया की चंद फ़िल्मों के अगर नाम लिए जाएँ तो उनमें मेरा नाम जोकर शामिल है। तो फिर यही फ़ैसला किया कि आपके साथ शेयर करूँ वो सब कुछ जो इस फ़िल्म के हवाले से मेरे ज़हन में है, जो मेरे आइडियाज़ हैं, मैं उनको शेयर करूँ आपके साथ। इस चैनल का मकसद किसी भी सिनेमा को, किसी मुल्क की फ़िल्म को उसके माशरे, सियासत और सकाफ़त के लिहाज से देखना है। तो आज इसी लिहाज से हम मेरा नाम जोकर का भी देखेंगे, उसका जायज़ा लेंगे। किसी भी फ़िल्म को जांचने के लिए अगर फ़िल्म थ्योरी के लिहाज से देखें तो उसका सब्जेक्ट, उसकी थीम, उसकी टेक्निक, स्टाइल और फिर सबसे बढ़कर उसकी प्रेजेंटेशन, ये चीज़ें हैं जो काउंट करती हैं। मैं आम हमारे देखने वाले, जो सुनने वाले हैं, उनके लिए कहूँगा। मज़ीद गहराई में तो वही लोग इसको देख सकते हैं कि जो कि इस फील्ड में हैं, जो कि इसके स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आम जो हमारा सामे है उसके लिए ये वो बुनियादी अवामिल हैं जिनकी वजह से हम किसी फ़िल्म का जायज़ा लेते हैं। तो इन्हीं अवामिल पर मेरा नाम जोकर को भी देखते हैं। मेरा नाम जोकर एक इतनी बड़ी फ़िल्म है दुरानिया के लिहाज से भी, जहाँ जनाब 4 घंटे से ज़्यादा तवील ये फ़िल्म है, इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो। और उसके अलावा भी फ़िल्म थ्योरी के लिहाज से इस पे इतने इसके जहतें हैं, इतने इसके रूप हैं कि इस पे एक लंबी गुफ्तगू हो सकती है। तो इसीलिए ये प्रोग्राम जो हमारा इस फ़िल्म के हवाले से है, ये वीडियो जो है ये कुछ हिस्सों पे मुश्तमिल होगी। आज पहला हिस्सा है तो हम फ़िल्म के आगाज़ से ही शुरू करेंगे और इब्तिदा में जो कुछ पेश किया गया या जो इश्यूज़ थे या जो बातें थी उसको देखेंगे। लेकिन बातें तो बहुत सी हैं, चलती रहेंगी इस फ़िल्म के हवाले से, जनरल बातें भी और ख़ास बातें भी। तो क्यों ना इस का जो एक ख़ास पहलू था जिसका मैंने ज़िक्र किया टेक्निक का, तो टेक्निक और प्रेजेंटेशन, सर्कस इसमें बहुत अहम रोल किरदार अदा कर रही है इस फ़िल्म में, क्योंकि बुनियादी कंसेप्ट ही सर्कस का था, जोकर का था। तो किस तरह सर्कस की जो जुज़ियात हैं उसको किस खूबसूरती से स्क्रीन पे राज कपूर ने पेश किया, ये उनका कमाल है कि आप फ़िल्म भी देख रहे हैं, सर्कस से भी इंजॉय कर रहे हैं, सर्कस के मसाइल को भी देख रहे हैं और सर्कस के बैक पे जो कुछ होता है वो जो हम नहीं देख पाते वो भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा लंबी बातें हो जाएंगी तो आपको बोर नहीं करूँगा, आपके मनोरंजन के लिए एक छोटा सा क्लिप है इस फिल्म का, ये देखते हैं और फिर हम आगे चल के इस फिल्म पे तफसील से बात करते हैं। Your Excellency, ladies and gentlemen,
आज की रात हिंदुस्तानी सर्कस की तारीख में एक सुनहरी रात होगी। आज गंगा और वल्गा की लहरों का संगम होगा। आज हिंदुस्तानी और रूसी आर्टिस्ट मिलकर काम करेंगे, मिलकर हंसेंगे और मिलकर हंसाएंगे। यही हमारा आदर्श है। अगर दुनिया में शांति कायम करना है तो दुनिया का भी यही आदर्श होना चाहिए। अब आपके सामने सोवियत यूनियन की खूबसूरत और बाकमाल ट्रैपीज आर्टिस्ट मिस मरीना आएंगी। भाई साहब जरा सुनिए। अरे ये रूसी रिंग मास्टर तो अपनी भाषा बोलता है। किसी से बोलना नहीं। मैं रूसी नहीं हूं, हिंदुस्तानी हूं। मेरा एक काम करेंगे आप? बोलो क्या काम? इसमें 200 रुपए है और मेरी माँ का पता है। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो ये मेरी माँ तक पहुंचा देना। राज कपूर ने अपनी इस फिल्म के बारे में कहा था कि इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए टीयर एंड ए स्माइल। वाकई ये एक आंसू और एक मुस्कुराहट की कहानी है। आंसू वो जो लोगों के बह रहे हैं, आंसू वो जो उस जोकर के बह भी हैं, लेकिन शायद वो मुस्कुराया, उसकी मुस्कुराहट जो है वो उसके लबों पे सजी है और वो अपने आंसू अपने अंदर जज़ब कर लेता है। लेकिन वो कहता ये है, जिनसे मोहब्बत करता है वो उनको कहता है कि मैं तुम्हारे आंसू पीकर तुम्हें मुस्कुराहट दूंगा। ये बुनियादी फ़लसफ़ा है इस फिल्म का। यानी जो ज़िंदगी की स्टेज है जिस पे हम मुख्तलिफ़ किरदार हैं, उस तरह जोकर का भी एक किरदार है और इस किरदार के बहुत से पहलू हैं जो इस फिल्म में हमें नज़र आएंगे। और ये पहलू उस जोकर के ही नहीं हैं, ये मेरी और आपकी ज़िंदगी के भी हैं।
ये हम सब की ज़िंदगी के हैं। यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि मेरा नाम जोकर जो है, दुनिया में सब फिल्में जो हैं फिल्म थ्योरी के लिहाज से किसी न किसी मूवमेंट या तहरीक में शामिल हैं, किसी न किसी अंदाज में उनको कहा जाता है, उनका जानरा है, उनकी अक़साम है। लेकिन चंद फिल्में ऐसी होती हैं जो मेरे ख़्याल में किसी भी जानरा में वो शामिल नहीं है और वो हर जानरा में शामिल हैं। तो मेरा नाम जोकर भी उन्हीं में से एक फ़िल्म है और मुझे इससे जहन में आया कि इंशाल्लाह एक वीडियो हम बनाएंगे ऐसी ही चंद दुनिया की मुंतखब फ़िल्मों पे और मैं आपको बताऊंगा कि उनमें ख़ास बात क्या है। तो बात होती है मेरा नाम जोकर की। इस फिल्म का ख्याल राज कपूर को इंडिया में एक चेकोस्लोवाकिया का एक सर्कस आया था। उस सर्कस को देखने के दौरान ही उन्हें इसका ख्याल आया और उन्होंने फ़ौरी तौर पर रब्ता किया ख्वाजा अहमद अब्बास से, जो उस वक़्त के एक मशहूर लिखारी थे और उर्दू अदब में उनका नाम बहुत अहम है, फ़िल्मों में भी बहुत अहम है, हिंदी फ़िल्मों में। तो अहमद अब्बास साहब के साथ मिलकर ये फ़िल्म इस पे काम शुरू हुआ और 1964 में इस फिल्म पे काम शुरू हुआ और ये 1970 में रिलीज़ हुई। यानी 6 साल इस पे काम होता रहा और इस 6 साल में से 5 साल यानी 65 से 70 तक मुसलसल इसकी शूटिंग्स होती रहीं। और ये फ़िल्म जो है बदलते बदलते नए नए ख़यालात आते गए, इसको उसी वक्त इसका स्क्रिप्ट बदलता रहा, इसके डायलॉग बदलते रहे, अदाकारों को हायर किया जाता रहा। उस वक्त के तकरीबन बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे जो इस फिल्म में काम कर रहे थे और इसकी तवालत जो है और बजट भी बहुत बढ़ गया। ये उस वक्त की महंगी तरीन फिल्म थी और 4 घंटे से ज़्यादा तवील। और आपको दिलचस्प बात ये बताऊं जिनको नहीं इल्म कि ये इंडिया की वो दूसरी फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल किए गए। इससे पहले 2 इंटरवल थे वो संगम में थे और ये संगम भी राज कपूर की ही थी और मेरा नाम जोकर से पहले रिलीज़ होकर हिट हो चुकी थी। मेरा नाम जोकर के साथ बदकिस्मती हुई कि ये वो ड्रीम प्रोजेक्ट राज कपूर का जिससे बहुत तकवा थी, लेकिन वो जब रिलीज़ के लिए पेश हुई तो बुरी तरह नाकाम हुई। क्रिटिक्स ने इसको सराहा, फिल्म समझने वालों ने इसको समझा, इसकी तारीफ़ की, लेकिन आम लोग आदमी जो हैं, जो फिल्म बीन है, वो इस फिल्म को समझ ही नहीं पाए। बहुत सी बातें की गई कि क्यों नाकाम हुई, इस पे हम एक बात करेंगे अभी आगे चलकर। फिल्म के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर, इसकी तारीख़ पर, इसके प्रोडक्शन पे बात होती रहेगी, लेकिन आपको बोर भी नहीं करना। एक सीन देखिए, इसको फिर हम डिस्कस करते हैं और इसी तरह हम बात को आगे जारी रखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है। ये फिल्म के आगाज़ का एक सीन है और इसी सीन में बता दिया गया कि फ़िल्म का मकसद क्या है, इसकी कहानी क्या है। ये फ़िल्म नहीं, ये ज़िंदगी है। ये आपकी, मेरी, हम सब की ज़िंदगी है। ज़िंदगी की हकीकत, ज़िंदगी का जो रंग है, जवानी, बुढ़ापा और बचपन, ये तीनों इसमें नज़र आएंगे और एक शख्स किस तरह इन तीनों दौर से गुज़रता है और एंड पे जाके वो क्या सोचता है, क्या देखता है, क्या समझता है। और फिर जोकर का किरदार, वो उसका किरदार क्या है हमारे माशरे में। ये जोकर तो सर्कस में, लेकिन हकीकत में हमारी ज़िंदगी में ऐसे जोकर हैं। यहाँ ये वो जोकर हैं जो ख़ुद गम उठाते हैं, जो ख़ुद दुख उठाते हैं, दूसरों को खुशियाँ देते हैं। हम सब समझते हैं, मेरे ख़्याल में बाप एक बहुत बड़ा जोकर होता है, माँ बहुत बड़ी जोकर होती है, इसलिए कि वो अपनी मुश्किलात, अपने दुख, अपने गम अपने तक रखते हैं, अपने बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, देखना चाहते हैं। ये सिर्फ एक मिसाल दी है मैंने एक रिश्ते के हवाले से। इसी तरह ये रिश्ते और ताल्लुकात ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ नौइयत के हैं, पर मामला कुछ ऐसा ही होता है। तुम एक दिल हो या एक आदमी?
आदमी ही तो दिल है डॉक्टर साहब। आदमी में दिल होता है, दिल में आदमी। तुम बीमार हो, तुम्हारा ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन? डॉक्टर साहब, मुझे क्या बीमारी है? बड़ी खतरनाक बीमारी है, दिल बड़ा और दुनिया छोटी। तो दुनिया का ऑपरेशन कीजिए डॉक्टर साहब। मुझ गरीब का दिल क्यों निकालते हैं? इसलिए कि तुमसे बड़ा दिल दुनिया में किसी का नहीं है। कितने खूबसूरत जुमले ख्वाजा अहमद अब्बास के लिखे हुए, दिल के हवाले से, दुनिया के हवाले से, कि जिसका दिल बड़ा है वो आजकल बीमारी है। अब ये दिल बड़ा होना उर्दू में एक मुहावरा है, यानी जो बहुत बड़े दिल का होता है वो दूसरों का ख्याल रखता है, जो दूसरों की खुशियों का ख्याल रखता है, जो छोटे छोटे गमों को, छोटे छोटी रंजिशों का उसकी परवाह नहीं करता, जो खुले हाथ वाला होता है, जो दूसरों की मदद करता है, वो होता है बड़े दिल वाला। अब जो उर्दू अदब को समझते हैं तो उन्होंने इससे यकीनन लुत्फ़ उठाया होगा कि किस तरह बड़ा दिल जो है वो आजकल के ज़माने में वो भी एक मर्ज़ बन गया है। दुनिया बहुत छोटी है, लोग जो हैं, दुनिया जो है उसके नज़रियात वो तंग दिल हैं, बहुत छोटे दिल के हैं। किसी ने देखा है मेरा दिल? ये रहा तुम्हारा दिल। डॉक्टर साहब, मेरा दिल इतना बड़ा? हाँ राजू, दिल बड़ा होना बड़ी खतरनाक बात है, इसे संभाल कर रखना। अगर ये इसी तरह बढ़ता गया तो एक दिन इसमें सारी दुनिया समा जाएगी। सारी दुनिया? डॉक्टर साहब, मेरे दिल में सारी दुनिया समा जाएगी? हाँ। राजू एक जोकर जो आज अपनी ज़िंदगी का आखिरी शो कर रहा है, और इस शो में उसने उन 3 ख़वातीन को ख़ास तौर पे बुलाया है जो अपने अपने जीवन साथी समेत मौजूद हैं, जिन्होंने उसकी ज़िंदगी में, उसके बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे तक बहुत अहम किरदार अदा किया। इसने इन तीनों से मोहब्बत की, तीनों को चाहा, उनकी खुशियों के लिए सब कुछ किया। आज वो अपने जज्बात का इजहार कर रहा है और उन तीनों का रिएक्शन भी देख रहा है। चेहरे के क्लोज़अप्स देखिए, अदाकारी देखिए, राज कपूर के हाथों के जो मूवमेंट है वो देखें, और जो तासुरात क्लोज़अप्स के ज़रिए तमाम अदाकारों के लिए गए हैं, ये है हदायतकारी का आला मेयार और इस फिल्म की खूबसूरती। सुना, आज एक नई टीचर आ रही है। नई टीचर? पता नहीं आज न्यू टीचर कौन से टीचर्स लेंगी। अरे वही अलजेब्रा, ज्योमेट्री और क्या। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन वो देखने में कैसी होगी? ये एक स्कूल का सीन आपने देखा जहाँ राजू जो जोकर का मेन किरदार अदा कर रहा है, बचपन में वो स्कूल में पढ़ाई की उसने। ये एक हाई प्रोफाइल एक बोर्डिंग स्कूल है जो इंडिया के हिली एरियाज़ में मौजूद हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी हैं। और जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, ये फ़िल्म बनी 64 से शुरू हुई थी। अब सवाल ये है कि किरदार जो दिखाया गया है वो गरीब का है, एक बेवा माँ जिसका शोहर भी एक सर्कस में मामूली सा जोकर था। वो अपने बच्चे को तालीम दिला रही है और वो पता नहीं कितनी मुश्किलों से लोगों के कपड़े वगैरह सी कर पैसे इकट्ठे करती है और बच्चे को इस बोर्डिंग स्कूल में भेजती है। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं ये सोचता हूँ, आप भी सोचिएगा, कि राज कपूर ने इस स्कूल का इंतखाब ही क्यों किया। अब इसके पीछे कुछ सियासी
कुछ सकाफ़ती, कुछ मज़हबी वजूहात हैं। कहानी के लिहाज से भी ये जीनियस था राज कपूर का कि उसने स्कूल का इंतखाब किया, और मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्यों किया। हालांकि देखिए, कोई एक आम स्कूल भी हो सकता था, एक लोकल स्कूल भी हो सकता था, सरकारी स्कूल भी हो सकता था, कोई आम सा प्राइवेट स्कूल भी हो सकता था उस बच्चे की तालीम के लिए, लेकिन आखिर ये स्कूल क्यों? थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि भारत में जो प्रॉब्लम है कास्ट सिस्टम, ज़ात पात का जो निज़ाम, उसकी तारीख़ को देखें। हमें थोड़ा उस तारीख़ में देखना पड़ेगा। भारत का आइन जो है वो 1950 में बन चुका था और ये फ़िल्म बनी 64 में। और भारत के आइन में एक जमहूरी आइन है, कोई शक नहीं, भारत एक बड़ी जमहूरियत है, और उन्होंने बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल, मज़हब, ज़ात पात तमाम को बराबर हकूक़ दिए अपने आइन में। लेकिन फिर भी एजुकेशन का ये इशू कैसे हुआ? थोड़ा सा मैं एक रीडिंग करता हूँ एक आर्टिकल की, जो कि भारत में ही शाया हुआ है, ताकि आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री लोगों को पता चल सके। ये एक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है, फिर हम आगे चल के इस पर बात करते हैं। द रिपब्लिक इंडियन स्टेट has not only guaranteed equality before law to everyone, but has also undertaken a responsibility to provide equal opportunities for social, economic, and cultural development to all citizens in all sphere of life. Liberty, equality, social and economic, and fraternity are the core values of the Indian Constitution. The state is committed to the eradication of all forms of discrimination based on gender, religion, race, caste, and region. This is stated in Article 15 and 29 of the Indian Constitution. Article 17 of the Constitution treats the practice of untouchability in any form as illegal and a cognizable crime. These constitutional commitments are the result of multiple factors: increasing Dalit and Adivasi, these are the tribal scheduled caste and the scheduled caste, assertions for dignity and rights since the mid-19th century. Till then, the social groups known anti-Shudras, to whom the British government classified as depressed classes, now called the scheduled castes, were customarily not permitted to take formal education. तो ये वो बैकग्राउंड था कि अगर हम इसको देखें तो हमें पता चलेगा कि राज कपूर ने इस स्कूल का इंतखाब क्यों किया। अब पहली बात तो ये है कि वहाँ जो सिस्टम, कास्ट सिस्टम था, आइन में तो दे दिया गया, और नो डाउट कि जो हुकूमतें आती रहीं भारत में, वो किसी भी सियासी पार्टी की हुकूमत हो, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये ज़ात पात का निज़ाम जो है इसको कम से कम किया जाए, और जो शूद्र तबका है उनको भी मौके दिए जाएं, इसलिए कि जमहूरियत में वो भी वोट डालते हैं और वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन एक जो मज़बूत लॉबी है, एक ऊंची ज़ात के ब्राह्मण्स की, या जिन्हें हम हमारे यहाँ तो हम उन्हें फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, दुनिया कहती है फंडामेंटलिस्ट, तो वो जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं वो नहीं चाहते कि इन लोगों को कोई मरात मिले या ये उनकी बराबरी कर सके, अब भी आजकल के दौर में भी।
तो ये जो मुतज़ाद ग्रुप हैं भारत में, ये अभी भी काम कर रहे हैं। और यही वजह थी कि इस स्कूल का इंतखाब, अब कहानी ऐसी है कि जो बन रही है, अगर आप फिल्म देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इसमें जब राजू है, वो जब बात करता है आंसुओं की, हंसी की, फिर उसको फिर किस तरह वो एक क्रिश्चियन एक स्कूल है, मिशनरी स्कूल दिखाया गया है। और ये भी भारत की तारीख़ में और पाकिस्तान की तारीख़ में भी इन स्कूलों का बहुत अहम किरदार रहा है। ये वो स्कूल थे जो जब यहाँ ब्रिटिश आए तो उन्होंने तालीम का एक निज़ाम मुतारफ़ कराया, और उस निज़ाम के बाद उन्होंने मिशनरीज़ को, यानी जो उनके तबलीगी मिशन थे, उनको यहाँ स्कूल कायम करने का मौका दिया। अब राज कपूर अगर कोई ऐसा स्कूल मुंतखब करते कि जो किसी गरीब इलाके में था, प्राइवेट इलाके में, या प्राइवेट स्कूल गुरबत वाला जहाँ, तो वहाँ अब ये बच्चा जो था, ये गरीब तो था लेकिन था ऊंची ज़ात का, तो ये वहाँ वो बात नहीं कर सकता था जो इसने स्कूल में, जो इसके डायलॉग्स ने, जो इसकी कहानी बनी एक इन्फैचुएशन की अपनी टीचर्स के साथ। क्योंकि ये टीचर उसी स्कूल में हो सकती थी, उसी माहौल में हो सकती थी, और ये नेचुरल है, दुनिया के हर मुल्क में होता है कि ज़ाहिर है बच्चा अपनी टीचर को आइडियलाइज्ड करता है, उसको आइडियल बनाता है। तो उसकी कहानी शुरू यहाँ से हुई। फिर इसमें आप देखें कि वो जीसस की बात करता है, जीसस के पास जाता है और उसकी बात करता है और उसकी तालीम की बात करता है। तो वहाँ जो डायलॉग्स हैं वो किसी इंडियन स्कूल में नहीं हो सकते थे। फिर उसको किस तरह स्कूल से निकाला जाता है, वो निकाला जाना भी उस तबकाती तालीम का अब भी जो असर है वो ज़ाहिर करता है। मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, देखिएगा कि उस बच्चे को स्कूल से निकाला इसलिए गया कि वो जोकर बनना चाहता है, और जो बड़े तबके के लोग उसके साथ पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन आके शिकायत करते हैं कि इससे हमारे बच्चे ख़राब होंगे। तो वो तबकाती निज़ाम जो है वो उस वक़्त इंडिया में उस वक़्त भी था और शायद अब भी है। तो ये उसका एक जो है इजहार है। राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मैंने सोचा जैसे घुटने टेककर आप प्रेयर कर रही हैं, मैं भी कर लूं। गॉड ब्लेस यू। मैडम, मैडम, मैंने क्राइस्ट को जब भी देखा, जहां भी देखा, उदास देखा। मैंने उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। क्यों? मैं बताती हूँ राजू, वो इसीलिए उदास रहते हैं क्योंकि उनके बच्चे, सारी दुनिया के लोग दुखी हैं। मेरे दुखी होने से वो भी दुखी हो जाते हैं क्या? और क्या, वो तुमसे प्यार करते हैं ना। मैडम, मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा, मैं उन्हें हंसाऊंगा। आई विल मेक क्राइस्ट लाफ। यस फादर, मुझे जोकर बनना अच्छा लगता है। मेरे पिताजी भी जोकर थे। राज, आई एम सॉरी, तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जी? अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन फादर, राजू बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। जोकर बनकर इश्तिहार बांटना कोई क्राइम तो नहीं। अमेरिका और यूरोप में कितने ही लड़के पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं। बट दिस इज नॉट अमेरिका, यूरोप, मैरी। मुझे और लड़कों के पेरेंट्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। बट डोंट वरी, I shall arrange for him in some other charitable institution. Remind me to speak to Father Dogo. But Raj cannot stay here. I'm sorry, son. You may go now. Goodbye.
ये सीन आपने देखे तो ये वो वजूहात थी कि जिनकी बिना पर इस स्कूल का या इस तरह के स्कूल का इंतखाब किया राज कपूर ने, और ये उनकी हदायतकाराना सलाहियत का एक बहुत बड़ा सबूत है, उनकी थिंकिंग फ़िलासफ़ी का। इसलिए कि वो तबकाती निज़ाम को भी लाना चाहते थे। उनकी फ़िल्मों में क्लास कन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत नुमायाँ नज़र आता है, और इसकी वजह शायद उस वक्त भारत और सोवियत यूनियन के जो दोस्ताना ताल्लुकात थे और सोवियत यूनियन के जो नज़रियात थे वो भारत पे काफ़ी असरअंदाज थे। दूसरा जो क्रिश्चियन फ़िलासफ़ी है वो हिंदू जो रिलीजन है उससे बहुत मुख्तलिफ है, और ये जो ख़यालात थे खुशी और गम के और आंसू का मुस्कुराहट और लोगों के लिए अपने गुनाह का कन्फेस करना और ये सीन, ये एक मिशनरी स्कूल में ही पॉसिबल थे, एक हिंदू स्कूल में ये पॉसिबल नहीं था। तो इन दोनों चीज़ों को दिखाने के लिए, इस बैकग्राउंड के लिए, और उस टीचर का जो एक रोल है जो मुतासर करता है हीरो को, और वो उसकी ज़िंदगी में पहली एक किस्म की आप कह लें कि जिसे आजकल के ज़माने में हम क्रश कहते हैं, क्रश बन के आती है, वो उसकी मोहब्बत, वो उससे मोहब्बत करने लग जाता है जो कि एक तरफ़ा होती है। तो ये चीज़ इसी स्कूल के माहौल में पॉसिबल थी, और यही इस फिल्म की और इस तरह की जो खूबियाँ हैं इस फिल्म में, और यही राजकुमार का कमाल है। मैं कहूँगा कि अगर राज कपूर को अगर निकाल दिया जाए इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री से, तो शायद इंडियन सिनेमा जो है वो अपने 50% पे आ जाएगा। आज जो भारतीय सिनेमा है उसको बनाने में राज कपूर का बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये सीन जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, इसको गौर से देखिएगा। बज़ाहिर तो एक रेलवे स्टेशन है, बच्चे छुट्टियाँ करके घरों को जा रहे हैं, वो ट्रेन पे सवार होके जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी फ़िलासफ़ी है। ये ट्रेन जो है ये वक्त की अलामत है, सफ़र की अलामत है कि किस तरह हमारी ज़िंदगी जो है वो गुज़र रही है, और किस तरह हर डब्बे में लोग अपने अपनी जगह पे सवार हैं, वो अपनी सोच के साथ अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। कोई खुशी से जा रहा है, कोई गम से जा रहा है, कोई कुछ उम्मीदें लेके जा रहा है, कोई कुछ तवक्कुआत लेके जा रहा है, और एक वो है जो उनको देख रहा है, जो बाहर खड़ा है। ये वो जोकर का किरदार है कि जो इन लोगों को देखता है, इनकी ज़िंदगियों को देखता है, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी जो है वो इन चीज़ों से आ रही है, वो इसका एहसास ही नहीं है। अगर है भी तो वो छुपा रहा है, उसके लिए वक्त जो है वो शायद वहीं का वहीं है। ये सीन देखिए। मेरा नाम जोकर, इसकी स्टडी का ये पहला जो वीडियो था, ये पहला हिस्सा आपने देखा। इस फिल्म के बहुत से पहलू हैं, और आने वाले जो वीडियोस होंगे, इसके बाकी जो हिस्से होंगे, उस पे हम इन पे तफसील से बात करते चले जाएंगे। तो इन मुंतज़र रहिएगा, बहुत जल्द इसका जो पार्ट 2 है वो आप देख सकेंगे। दिस इज़ सिनेमा माय डार्लिंग। This is cinema, my darling.